अभी हम चैप्टर नंबर 15 अंडरराइटिंग डिस्कस करेंगे। अंडरराइटिंग का पर्पस जो है वो कोई भी लाइफ का जो रिस्क है वो रिस्क को एसेस करना होता है। उस एसेसमेंट वो स्क्रूटिनी के ऊपर में बेस करके एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक इंसान का लाइफ रिस्क एक्सेप्ट करते हैं। तो वो जो एक्सेप्टिंग प्रोसेस है, वो जो रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस है, वो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, उसको अंडरराइटिंग कहा जाता है। तब तो जब एक अंडरराइटर एक रिस्क को एसेस करता है, वो उसका दो पर्पस रहता है, ताकि कोई जो रिस्क है वो रिस्क में कोई एंटी सिलेक्शन ना हो जाए। एंटी सिलेक्शन का मतलब है कभी कभार कुछ लोगों को पता है उनके लाइफ में कुछ रिस्क आया है, तो वो जल्दी मरने वाले हैं। तो इस टाइप का रिस्क अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अगर आ जाए, रिस्क में, तो इसका मतलब ये है कि ये गारंटी हो जाती है कि इसमें पेमेंट करना ही पड़ेगा। हालांकि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में काम करती है, तो वो एंटी सिलेक्शन ताकि ना हो जाए, तो एक अंडरराइटर को वो स्क्रूटिनी के वक्त ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ साथ जो इक्विटी एमोंग्स द रिस्क भी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि जो एप्लीकेंट्स रहते हैं उनका जो रिस्क रहता है, जिस तरीके का रिस्क में वो लोग एक्सपोज रहते हैं, उन लोगों को एक साथ रखा जाता है। उन लोगों को सेम प्रीमियम क्लास, मतलब एक तरीके का क्लास में रखा जाता है। सो हम लोग इसको इक्विटी एमोंग रिस्क बोलते हैं। सो एक अंडरराइटर का जो मेन पर्पस है ये सिलेक्शन एंड एंटी सिलेक्शन और इक्विटी अमंग रिस्क होता है। हम लोग जब रिस्क क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो रिस्क क्लासिफाई करने का कुछ प्रोसीजर्स है। सो एक है स्टैंडर्ड लाइफ। सो स्टैंडर्ड लाइफ है जो लोगों का मतलब स्टैंडर्ड लाइफ है, जो हम लोग का जो मॉर्टेलिटी टेबल रहती है। सो मॉर्टेलिटी टेबल के हिसाब से उन लोगों को नॉर्मल जो स्टैंडर्ड बेस में रखा जाता है। प्रेफर्ड रिस्क का मतलब है उन लोगों का जो लाइफ का जो रिस्क है वो स्टैंडर्ड लाइफ से थोड़ा सा लो रिस्क में रखा जाता है। तो प्रेफर्ड रिस्क के जो इंसान होते हैं, जो एप्लीकेंट्स रहते हैं, उनसे यूजुअली थोड़ा सा कम प्रीमियम चार्ज किया जाता है। सब स्टैंडर्ड लाइफ का मतलब है जो उन लोगों का जो लाइफ है वो स्टैंडर्ड रिस्क के बहुत नीचे है, मतलब उन लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है बहुत पुअर है। तो इसके लिए उन लोगों का जो रिस्क लिया जाता है वो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी रिस्की रहती है। तो ये सब स्टैंडर्ड लाइफ के लिए यूजुअली जो प्रीमियम चार्जेस रहती है वो प्रीमियम चार्जेस थोड़ा सा हाई रहता है। डिक्लाइन लाइफ्स मतलब उन लोगों का ये जो लाइफ रहता है ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जो लाइफ रिस्क रहता है वो लाइफ रिस्क बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो इस तरीके के लाइफ को यूजुअली एक अंडरराइटर डिक्लाइन कर देते हैं। सो ये जो डिफरेंट टाइप के जो प्रोसेसेस है ये जो डिसीशंस है, ये डिसीशन सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब सिलेक्शन प्रोसेस में बात करते हैं तो सिलेक्शन दो तरीके का, अंडरराइटिंग में सिलेक्शन का दो प्रोसेस होता है, फील्ड लेवल और अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट लेवल। फील्ड लेवल आप लोगों को पता होगा, जो एजेंट्स रहते हैं वो एजेंट्स को प्राइमरी अंडरराइटर कहा जाता है, क्योंकि वही लोग हैं जो एक कस्टमर के साथ, एक क्लाइंट के साथ, एक एप्लीकेंट के साथ फेस टू फेस बैठ के उनके बारे में सारी डिटेल्स एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास लेके आते हैं। तो उन लोगों को यूजुअली प्राइमरी अंडरराइटर बोलते हैं, और वही स्क्रूटिनी एट फील्ड लेवल बोला जाता है। दूसरा है जो अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट लेवल जो है, हर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं जो ये लाइफ सिलेक्शन करते हैं, उनको अंडरराइटर कहा जाता है। सो वो उन लोग ये जो अंडरराइटर्स है उन लोगों का अंडरराइटिंग डिपार्टमेंटल लेवल कहा जाता है। सो जब एक अंडरराइटर जब
एक रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं तो या रिजेक्ट करते हैं तो कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं। सो एक है जजमेंटल मेथड। तो जजमेंटल मेथड यूजुअली एक अंडरराइटर का खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस में होता है। सो वो अपना जो फैक्ट्स दिया गया है एक प्रपोजल फॉर्म में और जो मेडिकल एग्जामिनेशन आया है, सो उसके ऊपर में बेस करके एक जजमेंट लिया जाता है एंड और फिर वो पॉलिसी का जो एक्चुअल एक्सेप्टेंस होगा या एक्सेप्टेंस नहीं होगा, किस तरीके का रिस्क ले रहे हैं, प्रीमियम ज़्यादा होगा प्रीमियम कम होगा, वो डिसाइड किया जाता है। न्यूमेरिकल मेथड में क्या होता है, अंडरराइटर हर एक लाइफ में जो स्क्रूटिनी करके जो उन लोगों के पास जो फैक्ट्स आया है, हर पॉजिटिव फैक्ट्स को वो लोग प्लस पॉइंट एडिशनल पॉइंट्स देते हैं और हर एक डिक्लाइंड रिस्क को या हर एक नेगेटिव फैक्ट्स को वो लोग माइनस पॉइंट्स देते हैं। ये प्लस एंड माइनस को फेवरेबल फैक्टर्स और अनफेवरेबल फैक्टर्स को में जो पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स दिया गया है, इसके ऊपर बेस करके जो टोटल पॉइंट्स असाइन किया गया है, वो टोटल पॉइंट्स में फिर वो लोग डिसाइड करेंगे या अंडरराइटर डिसाइड करेंगे ये जो पॉलिसी है वो पॉलिसी को किस कंडीशन के ऊपर में बेस करके एक्सेप्ट करना है। जब एक अंडरराइटिंग डिसीजन होता है तो वो डिसीजन बहुत तरीके का डिसीजन लिया जाता है एक अंडरराइटर के तरफ से। सो आइदर एक पॉलिसी को ऑर्डिनरी रेट में एक्सेप्ट किया जाता है या एक पॉलिसी को एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ एक्सेप्ट किया जाता है या एक पॉलिसी को एक्स्ट्रा लियन एक कंडीशन लगाया जाता है कि अगर कोई क्लेम हो तो क्लेम के समय इतना ही बेनिफिट पे किया जाएगा। सो उसको लियन कहते हैं। कोई पॉलिसी रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज के साथ भी एक्सेप्ट किया जाता है ताकि जो डेथ बेनिफिट है वो डेथ बेनिफिट में लिमिट लगाया जाता है सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के लिए, कुछ सर्कमस्टेंसेस के लिए। और नहीं तो कोई एक पॉलिसी आइदर डिक्लाइन किया जाता है और पोस्टपोन किया जाता है अगर वो कंडीशन अंडरराइटिंग गाइडलाइन के साथ या अंडरराइटर के मेथड के साथ वो अगर फेवरेबल नहीं है तो वो पॉलिसी को डिक्लाइन या पोस्टपोन भी कर सकते हैं। अभी हम चैप्टर नंबर 15 पार्ट 2 में हैं। तो इसमें अभी हम लोग नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग के बारे में बात करेंगे। सो अंडरराइटिंग जब होता है आइदर नॉन मेडिकल होता है नहीं तो मेडिकल अंडरराइटिंग होती है। सो नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग यूजुअली एक पॉलिसी एक्सेप्ट किया जाता है ऑन द बेसिस प्रपोजल फॉर्म में जो मेडिकल क्वेश्चनियर्स रहते हैं वो स्क्रूटिनी होके नॉन मेडिकल कंडीशंस में एक पॉलिसी एक्सेप्ट किया जाता है। सो कुछ कंडीशंस है नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग में। तो यूजुअली जो फीमेल्स वर्किंग वुमेन जो रहते हैं उन लोगों को नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग में कभी कभार कंसिडर किया जाता है या नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग में एक स्पेसिफिक सम एश्योर्ड का लिमिट रखा जाता है। तो वो स्पेसिफिक सम एश्योर्ड के लिमिट तक अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया जाए तो नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग कंसिडर्ड होगा। या एज लिमिट भी, एज बार भी रहता है तो कभी कभार एक पर्टिकुलर एज लिमिट तक अगर एप्लीकेंट का एज है तो वो पॉलिसी को नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग में कंसिडर किया जाएगा। क्लास ऑफ लाइफ्स रहती है। सो कभी कभार कोई एम्प्लॉय अगर कोई रेपुटेड फर्म में काम करते हैं तो उनको ऐसा कंसिडर किया जाता है कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है थोड़ा सा हाई होता है। सो दैट इसके लिए तो उनका जो क्लास है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है थोड़ा सा हाई है तो उसको भी नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग में कंसिडर कर सकते हैं। सो अंडरराइटिंग में जो रेटिंग फैक्टर्स है वो रेटिंग फैक्टर्स में कुछ कंडीशंस है जिसके ऊपर में बेस करके रेटिंग फैक्टर्स डिटरमाइन किया जाता है। जैसे फीमेल इंश्योरेंस। सो फीमेल इंश्योरेंस में क्या होता है कि यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि विमेन फीमेल का जो लॉन्जिटिविटी है वो मेल या मेन से ज़्यादा रहता है, लेकिन उनकी लाइफ थोड़ा सा वल्नरेबल रहती है क्योंकि बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेशन होता है, सोशल एक्सप्लॉयटेशंस रहती है। तो उसके लिए वो जो रेटिंग फैक्टर है, रेटिंग फैक्टर अकॉर्डिंगली कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें हज़ार्ड इन्वॉल्व हो जाता है। फीमेल इंश्योरेंस में ज़्यादातर मॉरल हज़ार्ड कभी कभार रहती है। माइनर्स डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। सो माइनर्स के लिए पेरेंट और लीगल गार्जियन को कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो उस वक्त वो
माइनर का जो फिज़िक है वो फिज़िक प्रॉपर्ली डेवलप्ड है कि नहीं, फैमिली हिस्ट्री क्या है, फैमिली एडिक्वेटली इंश्योर्ड है कि नहीं। सो ये सारे फैक्टर्स कंसिडरेशन में लिया जाता है। अगर कोई एप्लीकेंट ने लार्ज सम एश्योर्ड लिया है, सो वो यूजुअली वो लार्ज सम एश्योर्ड लेने के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, उनका लाइफ का उतना रिस्क है कि नहीं, वो एक फैक्टर कंसिडर किया जाता है। यूजुअली जो एज फैक्टर है, यूजुअली हाई एज में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। एक एज के बाद यूजुअली लाइफ इंश्योरेंस होता भी नहीं है, क्योंकि जो मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग एज प्रूफ लेते हैं, आइदर स्टैंडर्ड एज प्रूफ या नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। मॉरल हज़ार्ड का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल का जो एक पॉलिसी करने का जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन समझना। तो यूजुअली किसी भी एप्लीकेंट का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो लाइफस्टाइल है, जो हैबिट है, जो मेंटल हेल्थ केयर है, हेल्थ सिचुएशन है, तो वो सारी चीज़ें समझ के एक इंश्योरेंस पॉलिसी करना पड़ता है। तो हमारे जो प्राइमरी अंडरराइटर्स है, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि एक एप्लीकेंट जो पॉलिसी कर रहे हैं उनका मॉरल हज़ार्ड क्या है, क्योंकि मॉरल हज़ार्ड अगर रहे तो फिर जो रिस्क का जो प्रोबेबिलिटी है एक पॉलिसी में, वो हाई हो जाती है। ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड भी एक फैक्टर है, क्योंकि कभी कभार कुछ ऑक्यूपेशंस रहती है जहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है, या हेल्थ डिटोरिएट होने का चांसेस रहता है। तो ऑक्यूपेशनल जो एप्लीकेंट है, वो एप्लीकेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, किस तरीके का वो काम करते हैं, क्या सारी चीज़ों के साथ वो पूरे दिन वो एंगेज रहता है, कैसा एनवायरनमेंट है, तो वो सारे फैक्टर्स ऑक्यूपेशन में कंसिडर किया जाता है। अंडरराइटिंग में और एक फैक्टर है, जो कस्टमर का जो लाइफस्टाइल है या हैबिट है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करने के लिए जो कस्टमर का जो लाइफ का जो रिस्क है वो, या कस्टमर एप्लीकेंट का जो हेल्थ है वो हेल्थ कैसा है। क्योंकि बहुत समय स्मोकिंग, फिर अल्कोहल, ये सारी चीज़ें रिस्क के साथ एसोसिएटेड रहता है, क्योंकि जो हेल्थ है वो इन सारी चीज़ों से हेल्थ को डिटोरिएट करते रहता है। या अगर कभी पास्ट में कोई ड्रग लेने का अगर हैबिट्स था, अभी ठीक हो गया, लेकिन फ्यूचर तो ड्रग्स से भी कभी कभार हेल्थ कंडीशन ख़राब हो जाता है, तो वो लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स को भी स्क्रूटिनी किया जाता है अंडरराइटिंग के समय। अभी हम चैप्टर नंबर 15 पार्ट 3 में हैं। इस चैप्टर में हम मेडिकल अंडरराइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेडिकल अंडरराइटिंग में जब कोई अंडरराइटर मेडिकल अंडरराइटिंग करते हैं, कुछ मेडिकल फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करके एक अंडरराइटर अपना डिसीजन लेता है। जो मेडिकल फैक्टर्स यूजुअली होते हैं वो फैमिली हिस्ट्री होता है, पर्सनल हिस्ट्री रहता है, या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर में बेस करके डिसीजन लिया जाता है। जो फैमिली हिस्ट्री है, अभी बहुत एलिमेंट्स ऐसी रहती है जो जीन में रहता है, वो पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन। बहुत समय एज बढ़ने पर वो फैक्टर्स नज़र आती है। तो क्योंकि कुछ ऐसे टाइप के रिस्क रहता है, कुछ हेल्थ सिचुएशन रहता है जो लाइफ का रिस्क जो है वो लाइफ का रिस्क बढ़ा देता है। एक अंडरराइटर इस चीज़ को स्क्रूटिनी करते हैं। तो हम लोग प्रपोजल फॉर्म में भी कभी कभार ये मेंशन कर सकते हैं, और नहीं तो अंडरराइटर एक कस्टमर को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिकमेंड करते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में कस्टमर का कोई पास्ट बीमारी या कोई पास्ट इम्पेयरमेंट, अगर किसी चीज़ से वो सफ़र किए हो, तो वो सिचुएशन यहाँ पे वो मेंशन करते हैं, प्रपोजल फॉर्म में उनको मेंशन करना पड़ता है, और वो अंडरराइटर फिर स्क्रूटिनी करते हैं। कभी कभार अंडरराइटर थोड़ा सा और रिस्क फ्री होने के लिए यहाँ पर भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। कस्टमर का जो
पर्सनल कैरेक्टर है, कस्टमर का बिल्ड क्या है, कस्टमर का कस्टमर का प्रेशर, ब्लड प्रेशर कैसा है, रेस्ट ऑफ द अदर जो कस्टमर का जो ह्यूमन में जो बॉडी में जो अदर फैक्टर्स है वो अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के लिए अंडरराइटर मेडिकल एग्जामिनेशन से ही निकालते हैं, क्योंकि बहुत समय हाइट, वेट, कोई पास्ट एलिमेंट या कोई हैबिट, ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बावजूद अगर सम एश्योर्ड हाई है या एज हाई है, सो अंडरराइटर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो मेडिकल एग्जामिनर के पास एक कस्टमर को जाने के लिए रिकमेंड करते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और जब रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बेसिस में एक पॉलिसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। सो ये हमारा यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 15 एंड कर रहे हैं। धन्यवाद।